तो आज बात करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल्स। मैं शूज परचेज करने गया और जब शूज परचेज करने गया तो शॉपकीपर जो मेरा दोस्त था उसने कहा, पंकज एक बार यदि आपके पास 10,000 रुपये हो तो एक बार मुझे दो। मैंने उसको 10,000 रुपये उसकी टेबल पे रखे और शूज़ पसंद करने के लिए अंदर चला गया शोरूम में। इन द मीन टाइम उस शॉपकीपर का सप्लायर वहाँ आया और उसने वो 10,000 रुपये उठा के कहे कि लो, मुझे तुमसे जो पैसा लेना था वो मैंने ले लिया है और अपना हिसाब बराबर हुआ। वो शॉपकीपर का हिसाब बराबर हो चुका था और टेबल से पैसे उठ के जा चुके थे जो मेरे थे, लेकिन वो पैसे उठ के जा चुके थे। अब वो शॉपकीपर का सप्लायर जो है वो अपने मकान मालिक को, उसने किराए पर मकान ले रखा था, तो उसने मकान मालिक को ले जाकर वो पैसे दिए और अपना किराया चुका दिया। अब उस मकान मालिक को अपने दवाई की दुकान पर पैसे चुकाने थे, उसने वो 10,000 रुपये दवाई की दुकान पर दे दिए और दवाई की दुकान के पास में ही इस शॉपकीपर यानी कि जो शू सेलर था उसकी दुकान थी और उस मेडिसिन शॉप ने जो 3 दिन पहले शूज़ परचेज करके गया था उसके 10,000 रुपये चुकाने के लिए उस शॉपकीपर के यहाँ भेज दिए। और इससे पहले कि मैं ऊपर से उतर कर नीचे आता, ये जो 10,000 रुपये जो मैं टेबल पे रख के गया था वो वापस टेबल पे थे और ये 10,000 रुपये 5 जगह घूमकर वहाँ आ चुके थे। यानी कि ये 10,000 रुपये 5 जगह अपना काम करके आ चुके थे। तो यही काम करता है इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो बिजनेस का रोटेशन बढ़ जाता है और जब रोटेशन बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन के कारण जो ट्रांजैक्शन बढ़े वो कई ट्रांजैक्शन को एक साथ कंप्लीट करके जाता है। तो ये मानिए एक पैसा 5 से 10 जगह रोटेशन होकर इकोनॉमी के पहिए को घुमाता रहता है और वो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता रहता है। तो इन्फ्लेशन एक तरह से अच्छा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें डिफ्लेशन, जनरली हम इन्फ्लेशन को बुरा मानते हैं, लेकिन डिफ्लेशन कितना हो सकता है और कितना खतरनाक होता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में था। उस ग्रेट डिप्रेशन में जरा इमेजिन कीजिए कि लोगों के पास जॉब नहीं थी, इनकम नहीं थी। इनकम यदि नहीं थी तो उसके पास पैसा नहीं था, तो खर्चा नहीं कर रहा था, खर्चा नहीं तो परचेज नहीं तो प्रोडक्शन नहीं तो नया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, और कुल मिलाकर ये ट्रैप चल रहा था। जब नया कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है और प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जॉब नहीं मिल रही है, और अगेन जॉब नहीं मिल रही है तो वो खर्चा नहीं कर पा रहा है। ये डेथ ट्रैप में वर्ल्ड चल रहा था और उससे निकलने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये होता है डिफ्लेशन। जरा इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड में उस डिफ्लेशन से बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, और ऐसे टाइम पर हुआ वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। इन दोनों वर्ल्ड वॉर ने बहुत बड़ा नुकसान पूरे वर्ल्ड को पहुंचाया, जिसके कारण शहर के शहर तबाह हो गए और उनको रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ी। और इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए कंट्रीज को वेपन की जरूरत थी, जो यूएस ने बनाना स्टार्ट किया। यूएस की फैक्ट्री जो बंद थी वो चालू होने लगी, और चालू होने के साथ साथ वर्ल्ड में डिमांड बढ़ने लगी। और ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 इकोनॉमिक कंडीशन से यदि हम देखें तो एक बहुत बड़ा मिरेकल लेके आया और उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को फिर से पहिए पे लेके आया। इसे कहते हैं डिफ्लेशन से बाहर आना। लेकिन डिफ्लेशन से बाहर आने के बाद में पता लगा कि मंदी, जिसे हम विश्वव्यापी आर्थिक मंदी यानी कि डिफ्लेशन कहते हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है। आज हम इंडिया का एक्सेप्शन की तरह देखते हैं कि 65% लोग 30 साल से नीचे की एज ग्रुप के हैं। यहाँ तो डिमांड है तो इन्फ्लेशन है और प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखते हैं तो आज यूएस, यूरोप, ये इस तरह की डेवलप्ड नेशंस में और रादर जापान में भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। एक तो यूथ नहीं है और दूसरा प्रोडक्शन बहुत है, इस कारण से डिमांड नहीं है। तो पिछले 20-30 सालों से वहाँ इन्फ्लेशन नाम की चीज़ नहीं है, और यही रीज़न है कि वहाँ का इंटरेस्ट रेट हम 0 सुनते हैं, 0.25 सुनते हैं। और कुछ कंट्रीज़ में तो जैसे स्विट्जरलैंड में तो हम ये सोचते हैं कि बैंक में पैसा सेफ रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। यानी कि जिस तरह से हम लॉकर में हमारे ऑर्नामेंट्स बैंक में रखते हैं तो लॉकर रेंट पे करते हैं, वैसे जब हमारे पैसे बैंक में सेफ रखते हैं तो हमें पे करना होता है उसका रेंट। ये हाल है पूरे वर्ल्ड का। मैं स्विट्जरलैंड गया था तो मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। वहाँ जब मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ प्रॉपर्टी में पिछले 20 साल में कितना इन्वेस्टमेंट है, वो कहते हैं यहाँ प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं है। रिटर्न सिर्फ वही है कि यदि हम प्रॉपर्टी को किराए पर लगाते हैं तो 4 से 5% का वहाँ रिटर्न है। तो इसका मतलब जरा इमेजिन कीजिए कि पिछले 20-25 सालों में इंडिया में प्रॉपर्टी 20x हो चुकी है और वहां प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट 0 रिटर्न दे रहा है। ये रीजन है
कि इन्फ्लेशन नहीं होने का रिजल्ट है। जरा इमेजिन कीजिए, इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कि कौन सी एसेट क्लास परफॉर्म करेगी। 1990 के आसपास की बात है, हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन 10 से 12% के था। 10 से 12% इन्फ्लेशन 1990 में, और 1980 तक, 1970 से 80 के बीच की बात कर रहा हूँ, यूएसए में इन्फ्लेशन 12 से 14% था। तो 1980s के आसपास वहाँ के फेडरल रिजर्व में, वहाँ के गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम का एक वर्ड दिया और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सेट की। लोगों के मन में ये एक डिसीजन दिया कि आप कितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसी को आरबीआई या वहाँ की फेडरल रिजर्व टारगेट करेगी, और ये इन्फ्लेशन ही डिसाइड करता है। हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी एसेट क्लास की प्राइस क्या होने वाली है। जनरली हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन यदि नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो रियल एस्टेट और गोल्ड अच्छा करती है। जरा इमेजिन कीजिए, इंडिया में 2012, 13, 14, 15 के आसपास, 12, 13, 14 तक की बात कर रहा हूं मैं, उस समय इन्फ्लेशन 12% के आसपास आ गया था। जरा इमेजिन कीजिए कि इंडिया में 2012-13 के बाद में इन्फ्लेशन कंटिन्यू डाउन हो रहा है और लगभग आज 6-7% पर है। इन सालों में इमेजिन कीजिए रियल एस्टेट ने कैसा परफॉर्म किया है, और रादर 2020 तक रियल एस्टेट के साथ साथ गोल्ड ने भी कैसा परफॉर्म किया है। आप देख लीजिए, दोनों एसेट क्लास ने परफॉर्म नहीं किया है। तो हम जो कह रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ना, यदि नीचे से ऊपर जाना, वो रियल एस्टेट और गोल्ड को अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इनका टूटना इनको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है। तो उस समय या तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि पुराने जो बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा रेट के होते हैं, और जब इन्फ्लेशन कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो इन बॉन्ड की प्राइस बढ़ने लगती है। और दूसरा स्टॉक मार्केट, ये दो चीज़ अच्छा परफॉर्म करती है। और आप देख रहे होंगे उस समय के बाद में 15 के बाद में स्टॉक मार्केट और बॉन्ड प्राइसेस ने इंक्रीज किया है। पिछले साल 6 महीने की बात छोड़ दें, जब इन्फ्लेशन पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस कारण से थोड़ा सा परफॉर्मेंस कमजोर हो रहा है, लेकिन अब आज हम उस लेवल पे आ गए हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ चुका है, और इंटरेस्ट रेट भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ा जा चुका है। और आपको पता है कि आज हम यूएस में 4% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैठे हैं, जो लगभग 0.25 या 0.5% हुआ करता था। 2012-14 के इन्फ्लेशन के बाद में आरबीआई ने भी ये महसूस किया कि दो चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाती है या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है। नंबर 1 मनी सप्लाई, और नंबर 2 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो आरबीआई को गवर्नमेंट ने ये काम दिया कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग कीजिए, और 2015 में आरबीआई ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग यहाँ भी स्टार्ट किया। जरा इमेजिन कीजिए, आरबीआई ने 4% का इन्फ्लेशन टारगेट किया है। यदि आरबीआई 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, यानी कि 2 से 6% की रेंज में नहीं ला पाती है, तो उसको पब्लिक में आके बताना पड़ता है कि वो क्या रीजन रहे कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि उसका टारगेट 4% था। तो आज जापान, यूएसए और यूरोप जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन नहीं है। इसके 2 रीजन हैं। नंबर 1 कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सप्लाई क्यों बढ़ गई वर्ल्ड में इस समय? क्योंकि टेक्नोलॉजी के यूज के कारण प्रोडक्शन बढ़ गया, और प्रोडक्शन के कारण सप्लाई बढ़ गई। और दूसरा, इन कंट्रीज में पिछले 20-30 सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई है, जिस कारण से कंजम्पशन कम हो रहा है या कंजम्पशन नहीं हो रहा है, या कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है। जब ये ग्रोथ नहीं है तो वहाँ इन्फ्लेशन नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, और जैसा कि हमें अब तो क्लियर हो चुका है कि आरबीआई क्या इन्फ्लेशन टारगेट कर रही है, 4%। तो हमें यह डिसाइड करना है कि आज जब इन्फ्लेशन 7% है और आरबीआई का टारगेट 4% है, तो आप ये मान के चलिए कि इन्फ्लेशन कितना होने वाला है, ये आरबीआई हमेशा मैनेज करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को मैनेज करेगी। यदि इन्फ्लेशन यहाँ से कम होगा, कौन सी एसेट क्लास परफॉर्म करेगी आप बेहतर जानते हैं। जी हाँ, बॉन्ड या फिर इक्विटीज। और ये इक्विटीज जब बेहतर परफॉर्म करेगी, तो क्यों ना हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना सीखें। आज ये इक्विटी में किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किस इक्विटी में किया जाएगा, और कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। डेफिनेटली इक्विटी का इन्वेस्टमेंट वन साइडेड ग्रोथ वाला नहीं है, हर साल ग्रोथ वाला नहीं है। इसमें फ्लक्चुएशन होंगे, लेकिन फिर भी ओवर द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन को यदि बीट करना है तो हमें इक्विटी में जाना पड़ेगा। और 1980 में जब यूएस में इन्फ्लेशन 12-14% थी, और उससे टूटकर आज इन्फ्लेशन जब इतनी कम हो चुकी है, तो यूएस में इस समय सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वहां के स्टॉक मार्केट ने। जबकि जापान में 1989 में इन्फ्लेशन लगभग 0 था, और आज तक भी लगभग 0 है,
तो वहाँ का जो 1989 में जापान का निक्की इंडेक्स 38,000 था, आज भी 30,000 ही है, क्योंकि वो उस समय से लेकर आज तक जीरो इन्फ्लेशन में चल रहे हैं। लेकिन हमारे सामने विजन क्लियर है कि हमारा इन्फ्लेशन कम होकर 4% आने वाला है। जब इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जो आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दे सके। इन 2-3-4 वीडियोस में हम इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से समझ चुके हैं। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरत समझ ली है, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जाती है, इस बात को लेकर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ऑल द बेस्ट।